मैं अपने जितने भी मीडिया बंधु यहाँ आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में मेरे बड़े भाई स्वर्गीय देवेंद्र राणा जी की सुपुत्री ऑनरेबल एमएलए नगरोटा सुश्री देवयानी राणा जी मौजूद हैं। मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे साथ यहाँ प्रदेश सचिव दिनेश शर्मा जी, मेरे दोनों महामंत्री जिला के पुष्पिंदर गुप्ता जी, संजय शर्मा जी, इस बजट प्रचार के इंचार्ज एडवोकेट मोहम्मद आरिफ जट साहब, हमारे बड़े भाई सुभाष शर्मा जी और डीडीसी थन्ना मंडी और वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल कयूम मीर जी, मेरी महिला मोर्चा की बहन आरती शर्मा जी और एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जुगेश शर्मा जी और जिला रजौरी के भाजपा परिवार के प्रमुख कार्यकर्ता हमारे सारे यहाँ उपस्थित हैं। आज जो पहला बजट कर्तव्य भवन से पेश हुआ, उसमें फिनांस मिनिस्टर यूनियन श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया, उसका जो पूरे का पूरा जो विजन था वो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का एक रोड मैप है। बजट में युवा, महिला, किसान, मजदूर और व्यापारी लोगों का खास ख्याल रखा गया। युवा के लिए एजुकेशन से लेके एम्प्लॉयमेंट तक का रास्ता दिखाया गया। मैं आज के जो हमारे बजट प्रचार के यहाँ मेन प्रवक्ता हमारे बीच में ऑनरेबल एमएलए देवयानी राणा जी मौजूद हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आगे की बात ये रखें। मैम, मर्कजी सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है, खासकर राजौरी और पुंछ, क्योंकि ये सरहदी जिले हैं, उसको लेके आम आदमी को क्या फायदा होगा? भारत माता की जय। सबसे पहले तो हम माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने 1 फरवरी 2026 को जो सेंट्रल बजट पेश किया है, वो भारत के इतिहास में पहली वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 9वीं बारी ये बजट पेश किया है। और ये बहुत बड़ी बात है, खास तौर पर हम महिलाओं के लिए, कि उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से भारत देश की जो मार्गदर्शन है वो पिछले इतने सालों में फाइनेंस के माध्यम से किया है। जो ये बजट जिस प्रकार से शर्मा साहब ने बताया, कर्तव्य मार्ग में पहली बारी तैयार किया गया और एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि गवर्नेंस जो है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि जनता को एक ही जगह जाकर सारी अपनी सहूलियतें जो हैं वो मिलनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एडमिनिस्ट्रेशन का दिल्ली में रखा है, वही मॉडल पूरे भारत देश में भी अडॉप्ट किया जाएगा। ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है, ये एक फॉरवर्ड लुकिंग बजट है जिसके माध्यम से युवाओं के लिए और समाज के वंचित वर्गों के लिए, खास तौर पर जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए रखा गया है।
आज हम कुछ आंकड़ों पर भी बात करेंगे जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है। पब्लिक डिस्कोर्स में इसके बारे में बात कम हुई है, तो हम उस पर थोड़ा सा विषय रखेंगे। जो पब्लिक कैपेक्स 2025 और 26 में 11.2 लाख करोड़ था, उसको बढ़ाकर 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ किया गया है। इसका मतलब है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यूनियन बजट के माध्यम से पूरे भारत देश में किया जाएगा वो बढ़ाया गया है, और एक प्रकार से सरकार का जो फोकस है वो कैपिटल बढ़ाने में, मतलब जो बिल्डिंग्स हम जिनका प्रयोग करते हैं, जो रोडवेज जिनका हम प्रयोग करते हैं, जो हॉस्पिटल्स हम बनाते हैं, उसमें ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। और ये एक बहुत मुझे लगता है प्रशंसा का माध्यम पात्र बनता है कि हम उसमें फोकस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं उन चीजों का जिससे लोगों में इमीडिएटली हमें पता चलेगा कि उनकी मदद और उनका सहयोग किया जाएगा। एक बहुत बढ़िया नींव रखी गई है कि जिस प्रकार से उच्च शिक्षा में और स्टेम एजुकेशन का मतलब हुआ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, इस सबको मद्देनजर रखते हुए देखा जा रहा था कि जो छात्राएं हैं, खासतौर पर जो महिलाएं हैं, कभी कभी जब वो पढ़ाई बहुत अच्छा कर रही है, उनकी सीट्स भी निकल रही हैं क्योंकि सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं की जाती हैं या आसानी से नहीं की जा सकती हैं, तो उसमें उनकी पढ़ाई में, उनकी शिक्षा में थोड़ी सी जो जहां उनको लगा कि कमी पेशी है, उसको पूरा करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, भारत देश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कदम है जिससे महिलाओं का उत्थान होगा, और खास तौर में ऐसी इंडस्ट्रीज में होगा जहां पर अभी महिलाओं का प्रचलन बढ़ रहा है। उसके बाद मुझे लगता है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जो अपनी निजी हर रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम वस्तुएं का प्रयोग करते हैं, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी 10% कम की गई है। इससे जो चीजें हम खासतौर पर अर्बन एरियाज में कंज्यूम करते हैं वो सस्ती हो जाएंगी। और साथ ब साथ 7 हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स 10,000 करोड़ के माध्यम से एलोकेट किए गए हैं फास्टर मोबिलिटी पूरे भारत देश में करने के लिए, क्योंकि आज आपने देख ही लिया है हमारे जिस प्रकार से पिछले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश उत्थान कर रहा है, उसी माध्यम से रोडवेज और रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बढ़ रहा है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह और तेजी गति से पहुंच पाएंगे, उसे हमारी ट्रांसपोर्टेशन और जो विविध एक इकोनॉमी है उसका उत्थान होगा। साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज है जो हमें नजर रखनी है, एक 10,000 करोड़ जो है एमएसएमई के माध्यम से, एक ऐसे एमएसएमई को उत्थान करने के माध्यम से दिया जा रहा है, एसएमई को सपोर्ट करने के लिए कि जो छोटे वर्ग के बिजनेसेस हैं उनको एक इकोनॉमिक फिलिप मिले और आगे बढ़ चढ़कर वो अपना कंपेटिटिवनेस कर सकें और अपना ग्रोथ डेवलपमेंट के माध्यम से अपने बिजनेसेस को और ग्रो करें, और अपने बिजनेस का जो जिस माध्यम से अगर एक एसएमई में 10 लोग काम कर रहे हैं उसको बढ़ाकर 25-50 ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि और लोगों को वो एमएसएमई के माध्यम से नौकरियां भी मिले। मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया स्टेप है जो 10,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं इस क्षेत्र में। साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज है जो जिसकी चर्चा मुझे लगता है जरूरी है हम मिल बांट कर करें और लोगों में प्रचलित करें कि 10,000 करोड़ बायो फार्मा में भी दिया जा रहा है। इसका ये मतलब है, आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान पूरे विश्व ने जिस प्रकार से मेडिसिन पर एक रोक लगाई, जो चीजें हमें बाहरी देशों से मिल रही थी उसमें एक बहुत क्रंच जैसा आ गया और हमें जूझना पड़ा ऐसी परिस्थितियों से कि जो मेडिसिन हम जो दवाइयां हम स्वयं नहीं बना रहे थे, अगर बाहर से ला रहे थे तो उसमें क्योंकि सप्लाई चेन्स का डिसरप्शन हुआ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया नेतृत्व रखा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि जो दवाइयां हैं अब वो भारत देश में ना सिर्फ उनकी जो कंपाउंड्स हैं केमिकल कंपाउंड्स वो भी यहाँ बनेंगी, पर दवाइयां भी उसके माध्यम से यहाँ बनेगी। तो एक बहुत जिस प्रकार से कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की जो नींव है वो रखी गई है इस बजट के माध्यम से। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मैं साझा करना चाहूंगी कि
290 करोड़ के माध्यम से, ये अभी हाल ही में जो बजट पेश किया गया था हमारा यूटी का भी, उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया है कि हम बहुत धन्यवाद करते हैं केंद्र नेतृत्व का, जिस प्रकार से उन्होंने जम्मू कश्मीर में इतने सारे पैसे 2000 करोड़ रुपए ज्यादा दिए हैं इस साल में। और उसका अगर हम थोड़ा सा और ब्रेकडाउन देखें तो 43,650 करोड़ सेंट्रल असिस्टेंस है, जो हमारा रिसोर्स गैप रहता है जम्मू कश्मीर में, उसको ब्रिज करने के लिए। इसमें 279 करोड़ जो है वो ग्रांट दिया गया है यूटी एसडीआरएफ को। आपको पता ही है कि पिछले साल किस प्रकार से पूरे जम्मू डिवीजन में एक बारिशें होने की वजह से बाढ़ वाली परिस्थितियां बनी, तो उस गैप को एसडीआरएफ को फिल करने के लिए उस माध्यम से ये पैसे आए हैं। और 259 करोड़ जो है वो इक्विटी गई है झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए, और 101 करोड़ जो है वो सपोर्ट है कैपेक्स का यूटी डेवलपमेंट में। इस प्रकार से मैंने ये जब प्रेस वार्ता शुरू की तो मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार का जो नेतृत्व है वो कैपेक्स डेवलपमेंट में है, और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि जब कैपेक्स की बात की जाती है अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, चाहे आप हेल्थ और मेडिसिन की बात करें, जो आप बिल्डिंगें देखते हैं, जैसे कोई अस्पताल देखते हैं, कोई स्कूल देखते हैं, ये सारा कैपेक्स डेवलपमेंट के माध्यम से होता है। जहां आप आईआईटी, एम्स, ये सारा कैपेक्स के माध्यम से होता है। तो ये केंद्र का नेतृत्व रहता है। ये बड़ा जरूरी है कि जो गैप जम्मू कश्मीर के भी बजट में था कैपेक्स के माध्यम से, उसको भी प्लग करने में हमारा मदद कर रहे हैं। और एक बहुत बढ़िया जो योजना पूरे भारत देश में आ रही है वो माउंटेनस ट्रैक ट्रेल्स जो हैं उसको भी डेवलप करने का एक नींव रखी गई है। आपको तो पता ही है अभी हम राजौरी में हैं और हम आगे पीछे देख रहे हैं कितना खूबसूरत है यहाँ पे। हमारा तो हम समझते हैं जिस प्रकार से राणा साहब कहते थे नगरोटा उनका परिवार है, उनका बहुत लगाव राजौरी और पुंछ से भी रहा है। हमारा जो दादके है वो डोडा क्षेत्र से है। तो जो माउंटेनस टेरेन की बात की जा रही है, अभी हमारे भाई बंधुओं ने भी पूछा कि हमारे क्षेत्र के लिए क्या नींव रखी है। माउंटेन ट्रेल्स जो है वो आप ही के क्षेत्र के हैं, क्योंकि अगर आप सोचिए जहां पहाड़ी इलाका है वहीं पर जब ट्रैक ट्रेल्स डेवलप किए जाएंगे, पूरे देश से जब लोग यहाँ आएंगे, आपको पता है कि ये नेचर टूरिज्म जो है, इको टूरिज्म जिसको बोलते हैं, वो बहुत आजकल प्रचलित हो रहा है खासतौर में युवाओं में। तो जैसे और लोग आएंगे उससे और एलाइड इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती है। जब टूरिस्ट आता है तो वो एक होटल में रहता है, जब टूरिस्ट आता है आपकी टैक्सी हायर करता है, तो एलाइड इंडस्ट्रीज डेवलप होती है। तो हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि एक यूनिक इनिशिएटिव के माध्यम से एक इको टूरिज्म को मद्देनजर रखते हुए ऐसा एक बढ़िया स्कीम अनाउंस की गई है। और यकीनन जब ये इस पे कार्य और गति पकड़ेगा तो यहाँ पर उसका आपको छाप यहाँ भी नजर आएगी। मेरा ये मानना है कि आत्मनिर्भर भारत का जो नींव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है, वो ये बताने के लिए रखी है कि विश्व में, खासतौर पर आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व में एक संदेश गया कि भारत जो देश है, अगर उसके खिलाफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो हमें किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं। हम आज वो देश हैं जो सेमीकंडक्टर के माध्यम से अपने मोबाइल भी बना सकते हैं। हम आज वो देश हैं जो बायोफार्मा के माध्यम से अपनी मेडिसिन, अपनी दवाइयां भी बना सकते हैं। हम वो आत्मनिर्भर भारत है जो अपनी मिसाइल ब्रह्मोस भी बना सकते हैं। तो ये मोबाइल, मेडिसिन और मिसाइल्स का जो नींव रखी है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में, वो मुझे लगता है ये भारत देश की इतनी दूरदर्शी बजट काफी देर से हम देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के माध्यम से आता है, जो ना सिर्फ आज का सोच रहे हैं पर वो आने वाली कई पीढ़ियों का सोच रहे हैं। और इस प्रकार का भारत देश आगे आने वाली पीढ़ियों में, खासतौर पर युवाओं को सौंपना चाहते हैं कि जो आत्मनिर्भर भी हो और गर्व से पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर सके। आप सब समय निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो यूटी का बजट पेश किया गया, जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी कि इस बजट में डेली वेजर का क्या रखा जाएगा, तो उसमें और काफी अहम मुद्दे जो है छूटे। क्या कहेंगे इस बजट के बारे में, यूटी के बारे में? देखिए, हमने जो बजट की टिप्पणी रखी थी अपनी मेडिन स्पीच में पिछले कल रखी है। हमारा ये मानना है कि जब हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का थोड़ा रिसर्च किया तो हमें लग नहीं रहा कि जो मार्जिन उन्होंने पेश किए हैं उसके माध्यम से एक एडिक्वेट बजट एलोकेशन की गई है इस समस्या का समाधान करने के लिए। हालांकि हम तो वेलकम करेंगे, खुले मतलब
खुले आर्म से वेलकम करते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, वी विल वेलकम विद ओपन आर्म्स, कि अगर कोई निर्णय लिया जाए, क्योंकि जो डेली वेजेस है हम अक्सर कहते हैं, खासतौर पर जब हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के माध्यम से, और अब मुझे लगता है यहाँ के भी, राजौरी के भी माध्यम से कह सकते हैं कि हमारे ही परिवार के जो जन हैं वो डेली वेजेस लगे हैं, हमारे ही परिवार के जो जन है वो स्कूल में आया लगे हुए हैं, हमारे ही परिवार के जो जन है वो आशा वर्कर भी है, आंगनबाड़ी वर्कर भी है। तो अगर हमारे परिवार में किसी को कोई भी ऐसा पीड़ा आ रही है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम मिलजुल कर उसका समस्या का समाधान करें। पर जिस प्रकार से बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें मार्जिन्स देख के तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट का कोई सॉलिड प्लान है। हाँ, उन्होंने अनाउंस किया है और मैं उम्मीद करूंगी कि उस अनाउंसमेंट वो खरे उतरेंगे। रेल प्रोजेक्ट राजौरी का बड़े लंबे अरसे से उसके ऊपर बात चल रही थी, अभी इसमें सुना है कि क्या उस बारे में क्या जानकारी देंगे कुछ तरह इस पे हमारे माननीय रेलवे मंत्री साहब अश्विन वैष्णवी साहब ने बहुत बढ़िया प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से एक अपडेट दिया है कि किस प्रकार से रेलवे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत तेजी गति से जम्मू कश्मीर में खास तौर पर एक उनके नेतृत्व में किए जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है रेलवे कनेक्टिविटी बहुत आपको यहाँ पर जब उसका और डेवलपमेंट होगा, उसका और इन रोड्स बनेंगे, तो यहाँ पर खास तौर पर राजौरी और पुंछ इलाकों में मैंने देखा है कि सड़कें और रेलवे ये दोनों एक बहुत कोर फोकस रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। और हमें उम्मीद है कि बड़ी जल्दी हम जम्मू से सवार होंगे और यहाँ पर आपके एक ट्रेन में आएंगे। मैम, इसके लिए ना अपना रेल मंत्री जी ने ये भी कहा है कि ये डीपीआर ऑलमोस्ट पुंछ के लिए कंप्लीट हो रही है और हमें लगता है कि शायद ये जल्दी ही ये काम जो है शुरू हो। मैम, जम्मू कश्मीर के लिए फ्री बस सर्विस शुरू करवाई थी सरकार ने, लेकिन बहुत जल्द उसे बंद कर दिया गया। और आने वाले समय में क्या ये बस सर्विस शुरू होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बारे में जम्मू कश्मीर के अंदर देखें तो इस सरकार के होते हुए कुछ नहीं बजट में सही से देखने को मिला। मैं आपको एक बताती हूँ बात, एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू करके एक हार्वर्ड की तरफ से प्रस्तुत किया जाता है, उसमें उन्होंने एक रिसर्च पेपर दिया था कि जब महिलाओं की एंटरप्रेन्योरियल एडिशन इकोनॉमी में भारत देश में इसलिए नहीं हो रही थी, और ये पुराना पेपर है, ये शायद कोई 10-15 साल पुराना पेपर है, और उसमें लिखा गया था, उसमें पहली जो रुकावट आती है वो ट्रांसपोर्टेशन की रहती है। तो जिस प्रकार से मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व ही यही है कि आपने देखा है, आपके स्वयं आंखों के सामने है कि रोड्स किस तरीके से बेहतर हुई हैं, यहाँ पे रोड्स की वाइडनिंग हुई है, कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है, काफी सारे रोड प्रोजेक्ट्स हैं जिससे आपका जम्मू के साथ कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। और मुझे लगता है कि बस फ्लाइंग जो आप कह रहे हैं खासतौर पर उसके ऊपर भी नजर है, और खासतौर पर आपके जो बीच में पैचेस अभी थोड़े से हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब वो सारा हो जाएगा तो आपकी कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। और हम वेलकम करेंगे, सरकार ने अपने माध्यम से ये कहा है कि महिलाओं के लिए ये बसेस जो है वो फ्री हैं। हम देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में कंप्लेंट्स जरूर आ रही हैं कि महिलाओं के लिए बस रुकती नहीं है, तो हम ये भी कहेंगे कि जो जहां जहां बस कनेक्टिविटी अगर बंद हुई है उसको फिर से शुरू कराएं, क्योंकि जब महिलाओं की भी बात होती है, और अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, तो उसमें सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी को भी मद्देनजर रखना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगी कि ये जो बस सर्विस है वो भी जल्द से जल्द शुरू होगी। जम्मू कश्मीर का जो बजट पेश हुआ है, ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी उस बजट को किस तरह से देख रही है? देखिए, ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा। कल हमने बोला, भारद्वाज साहब ने बोला, सेठी साहब ने बोला, रंधावा साहब ने बोला, कुलदीप राज जी ने बोला। मुझे लगता है कि हमने अपना पक्ष बहुत बेहतरीन तरीके से रखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि जहां जहां बजट में गैप्स हैं, जहां जहां बजट की इम्प्लीमेंटेशन में गैप्स हैं, उसको हम उजागर करें और सरकार के को बताएं कि ये जो गैप्स हैं हमें लगता है कि वो जनहित में नहीं है। उसको हमने उजागर इसलिए किया है कि सरकार उसको मद्देनजर रखे और उसमें कोई कोशिश करे उसके समस्या का समाधान करे। डेली वेजेस की परमानेंट पॉलिसीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? उनको डेली वेजेस की जो भी डिमांड्स है वो मीट होनी चाहिए और इमीडिएटली मीट होनी चाहिए। आपको याद होगा कि स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने स्वयं कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी तो हम 6 महीने के अंदर अंदर उनको रेगुलराइज करेंगे। और
आपको अगर सच बात बताएं तो मुझे यकीन है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो अब तक ये डेली वेजेस को जो समस्या है उसका समाधान हम नेशनल यूनिवर्सिटी की बात पूरे जम्मू कश्मीर में, नेशनल यूनिवर्सिटी की मांग पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है, क्या आप मानते हैं कि पीर पंजाल के क्षेत्र में नेशनल यूनिवर्सिटी खुली? अब आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में, मैं आपके सवाल का जवाब जो एक सवाल से पहले पूछूंगी। आपका नाम क्या है? सरबजीत सिंह। सरबजीत जी, मुझे बताइए, आप मेरे छोटे भाई लग रहे हैं मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में कितने डिविजन है? हम 2 डिवीजन है। 2 डिविजन है। दोनों डिविजन के क्या नाम है? जम्मू कश्मीर। ठीक। जम्मू कश्मीर जो राज्य है, यूटी जो है, वो जम्मू डिवीजन से बनता है और कश्मीर डिवीजन से बनता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि एनएलयू की जो हमारी मांग है वो हमने कहा है एक जम्मू डिवीजन में भी बने और एक कश्मीर डिवीजन में भी बने। तो जम्मू डिवीजन में जहां पर भी इसकी लैंड अलॉटमेंट हो सकती है, जम्मू डिवीजन में जहां पर भी इसका एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बनाई जा सकती है, जहां पर भी जम्मू डिवीजन में एक ऐसी प्रतिक्रिया की जा सकती है कि जो स्टूडेंट्स पूरे भारत देश से आए उनको एक अच्छी सुविधा मिले, तो हम उसको वेलकम करते हैं। जम्मू डिवीजन में भी एक बने और कश्मीर डिवीजन में भी। मैम, क्या लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से एक एजेंडा बना दिया गया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर, जिस तरह से एलओपी का जब बयान आता है और उसके बाद पूरी कांग्रेस जो है वो सड़कों पर देखने को मिलती है राजौरी और पुंछ के अंदर? देखिए, सियासत में ना आपने जब भी बात करनी है तो जनहित की बात करनी चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि एक कोई मुद्दा उठा रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर, तो वो लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें मिलजुल कर समझना चाहिए कि हमने लोगों का उत्थान करना है। असेंबली में भी हम 90 सियासतदान आए हैं तकरीबन, और हमारा बड़ा एक फर्ज बनता है उन लोगों का काम करना बिना देखे कि वो किस पार्टी के हैं। अगर किसी की सड़क है तो वो सांझी सड़क है, किसी की यूनिवर्सिटी है वो सांझी यूनिवर्सिटी है। हमें मिल बांटकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, उसको पॉलिटिसाइज अननेसेसरीली नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यही है, हम भारत की जनता का काम करते हैं और भारत का हर नागरिक, भारतीय जनता पार्टी तो समझती है कि हमारा फर्ज हर नागरिक के साथ है, वो चाहे अपने आप को किसी भी सियासत दल के साथ जोड़े, किसी भी सियासत दल के साथ समझे। भारतीय जनता पार्टी अपना नेतृत्व भारत के हर नागरिक के साथ रखता है। और हम जब एनएलयू का मसला है तो हम कहते हैं जम्मू डिवीजन में कहीं पर भी, कश्मीर डिवीजन में कहीं पर भी हमें 2 एनएलयू दीजिए कि हमारे लोगों में अगर कोई भी आशंका है वो दूर हो। मैं तो रजौरी भेदभाव क्यों रजौरी पुंछ के साथ? रजौरी पुंछ के साथ आप बताइए कि आप क्यों लगता है कि एलओपी साहब कहते हैं कि पीर पंजाल रीजन क्या है? मैं जो माननीय हमारे एलओपी साहब श्री सुनील शर्मा जी ने बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे सारे लोग हैं, मैं उनको गले लगाता हूं। उन्होंने ये बात बोली है। उनका मैंने स्वयं देखा है किस प्रकार से पब्लिक में रुझान है, किस प्रकार से वो लोगों को गले लगाते हैं। तो जो भी उनकी स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि वो गलत है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनकी स्पीच को मत लीजिए। मुझे बताइए, आपके भी सवाल का सवाल, आप स्थानीय हैं, आप हमसे बड़े लग रहे हैं, मुझे बताइए कि पीर पंजाल जो रेंज है उसके फुटहिल्स में आता है रजौरी पुंछ, वो कहाँ से शुरू आप मानते हैं, उसका पीक कहाँ पर जाता है? ये रियासी से स्टार्ट होता है, मोर से। हाँ, और कहाँ तक जाता है? गुलमर्ग तक जाता है। गुलमर्ग तक जाता है, कुछ हिस्सा पार वाली तरफ भी जाता है। जी, पार वाली तरफ भी जाता है, ठीक है, तो हिमाचल तक भी जाता है। ये हमारा जियोग्राफिकल है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो पूछ रहे हो कि रेंज के अलोंग आप कहाँ की बात कर रहे हो, ये हो सकता है ना। टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट कि रेंज इतनी बड़ी है तो कहाँ की बात, अगर मैं नहीं, आई कैन नॉट स्पीक फॉर एनीबडी एल्स, बट द पीर पंजाल रेंज इज अ वेरी लॉन्ग रेंज, और हमें गर्व महसूस होता है कि हम ऐसी टोपोग्राफी में है जिसका नेतृत्व आज भी भारतीय सरकार ने किया है। माउंटेन टेरेन्स जब पीर पंजाल रेंज में आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हिमाचल से लेके ऊपर कश्मीर तक पीर पंजाल जहां तक जाता है उस सारे में ट्रेल्स डेवलप हो, है ना। और आप जब कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, मैं आपको एक बात बता दूं कि रजौरी पुंछ में जिस प्रकार की लंबी चौड़ी सड़कें हैं, मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में जब इस क्षेत्र में और भी बढ़िया सड़कें बनेगी और भी बढ़िया कनेक्टिविटी बनेगी तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि जो नेतृत्व भारतीय सरकार का है इस रीजन में, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, मुझे लगा। और हो सकता है कि अगर कोई स्थानीय कमी पेशी है तो उसको हम और बेहतर कर सकते हैं, बेहतर करने में कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, अगर आज आपने सुना होगा अंग्रेजी में ये गुड बेटर बेस्ट, अगर आज हमने गुड किया है कल हम उससे बेहतर हो सकते हैं और उसके आगे बेस्ट हो सकते हैं।
तो अगर कहीं हम गुड हैं उसको बेटर करें, कहीं हम बेटर हैं उसको बेस्ट करें। इसमें अगर आपको लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैंने आज हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनके मन में एक भी प्रकार का मैंने डिस्क्रिमिनेशन का भाव नहीं देखा, कोई भेदभाव नहीं देखा। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये बिल्कुल जमीनी तौर पर इन्होंने लोगों को अपने घर में रखा। इन्होंने तो नहीं पूछा कि आप किसको आपने वोट डाला, कौन आप कौन सी धर्म से है, कौन सी जाति से है, कौन सी बिरादरी में से है, क्योंकि ये जो डीएनए है ये भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हमेशा हर भारतीय नागरिक को बराबरी में गले लगाता है, और हमेशा हमने ये नींव रखी है कि जम्मू कश्मीर का हर नागरिक हमने गले से लगाया है, चाहे वो जिस भी पार्टी से जुड़े हो, जिस भी धर्म से जुड़े हो, जिस भी जाति के हो, कोई भी ये नैरेटिव को अगर सबवर्ट करने की कोशिश कर रहा है वो ऑपोजिशन है और वो गलत कर रहा है। इस पे हमारी बात चल रही थी, हमने ये बात बोली, हमारे चुनाव के दौरान भी हमने ये बात की, जो आयुष्मान कार्ड है आपकी भी जेब में होगा। डोगरी च आखदे न कि बोझे च पाइए लोग जेड़े हैं आयुष्मान कार्ड लेइए घूमदे न, ऑपोजिशन वाले भी सियासतदान जेड़े हैं बोझे च पाइए आयुष्मान कार्ड लेइए फिरदे न, पर तुसे ही आखदे हैं कि जिन्हें आयुष्मान कार्ड तुसे दिता उन्हें वोट नहीं पाओ। तो सामाजिक बात अलग है, आयुष्मान कार्ड देना हमारा सामाजिक फर्ज है, जो सियासत है वो अलग है, पर भारतीय जनता पार्टी की नींव ही सामाजिक है। हमने सामाजिक तौर पर कार्य किए हैं, आज भी किए और करते भी हैं। और एलओपी साहब का एक परसों स्टेटमेंट आया था, उन्होंने राजौरी पुंछ का नाम लेके पर्टिकुलरली ये कहा था कि हमें खुशी होगी कि अगर राजौरी और पुंछ में एनएलयू बने। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करो, पीर पंजाल एक बहुत बड़ा रीजन है, उसमें राजौरी पुंछ किया। मैम, गृह मंत्री का जो दौरा रहा उसको लेकर क्या कहेंगे, कितना अच्छा दौरा, अहम दौरा था इस वक्त। एक तो उन्होंने सिक्योरिटी रिव्यू